ब्रिगेडियर विजय सागर जी, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में भी हम समझना चाहेंगे कि जो हमारी वहां पे स्थिति है, जैसा कि अभी शिवकांत जी कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर इधर या 2 किलोमीटर इधर बड़ा निर्जन इलाका है और ये बार बार तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो हमने भी वहां पे ट्रूप्स बहुत बढ़ाए, अलर्ट किए और खबरें ये भी हैं कि बैठक हुई, सभी सेनाओं के जो चीफ्स थे उनके साथ बैठक हुई और एनएसए के साथ बैठक हुई। तो हमें थोड़ा सा ये समझना है कि क्या स्थिति इतनी गंभीर है जो खबरों के हिसाब से कि आगे एस्केलेशन हो सकता है। अच्छा, ऐसा है, ये जो आप मीटिंग की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बनी है, इसका बेसिक जो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी कि चाइना ने कुछ बना लिया है या इंडिया ने कुछ बना लिया है, तो ये बेसिकली जो चाइना एक रिवोल्ट कर रहा है कि हमने जो दरबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी एक रोड बनाई है, जिससे हमारी ये एंटायर जो एक्साइचिन पे जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर जितनी हमारी पोस्ट्स हैं, जैसे पेगोंग सो पे हैं, फिर गलवान वैली में हैं, डेप्संग में हैं, और या फिर दौलत बाग ओल्डी के आगे भी हैं, और वहाँ पे हमारी एक एएलजी भी है। तो उस पर जितनी भी हमारी पोस्ट्स हैं उसकी लॉजिस्टिक्स वायबिलिटी और ऑपरेशनल वायबिलिटी और इवन इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स का जो रेट है वो बढ़िया हो जाता है। तो उससे शायद चाइना को थोड़ा सा खतरा लगा है। अब जहाँ तक ये हमारी नेशनल लेवल पे अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर की जो बात हुई है, तो वो उन्होंने बड़ा ठीक तरीके से कहा है कि अगर चाइना हमें वहां पे आकर के आंखें दिखा रहा है किसी भी रीजन से, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीजन है, उसके अलावा इकोनॉमिक जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ उनके फेवर में वो है, फिर जो प्रेजेंट कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त अपनी ये जो 123 कंट्रीज ने सिग्नेटरीज हैं चाइना के अगेंस्ट इंक्वायरी के लिए, उसमें भी इंडिया शामिल है, फिर इंडिया ताइवान को भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए हो सकता है उन्होंने हमें दिखाने की कोशिश की हो कि लुक, हम आप पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। पहले नाकुला में, फिर उसके बाद नेपाल में, नेपाल के थ्रू करवाया, और अभी यहाँ पे लद्दाख में। पर जो हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, इनका जो रिस्पांस है वो अभी तक शायद इन मीटिंग्स के बाद बड़ा मेजर्ड रहा है और बड़ा सही रहा है। और जहाँ पे अगर चाइना ने अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है, अपनी एयर वायलेशंस करी हैं, या अपनी एयरफील्ड पे हवाई जहाज़ों को तैनात किया है, या अपनी वाटर विंग की जो सोफिस्टिकेटेड बोट्स हैं उनको पेगोंग लेक में उसको डिप्लॉय किया है, तो हमने भी अपनी जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है वो ठीक तरीके से करी है। हमने भी सही जगह पे अपनी बंकर्स बनाए हैं और उनको काउंटर करने का पूरा किया है। और उसी का रीजन ये है कि चाइना सडनली सॉफन हो गया है। अब सॉफन होने की वजह एक ये भी हो सकती है कि वो इंडिया के रिजॉल्व को टेस्ट कर रहा था, तो इंडिया ने ना ही ओवर रिएक्शन दिखाई और ना ही अंडर रिएक्शन दिखाई। तो अभी तक जो हमारा इंडिया का रिस्पॉन्स है वो बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स है। तो उसी के चलते शायद एक वो रीजन हो सकता है कि उन्होंने सॉफ्टनिंग शुरू कर दी हो। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि वो जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी है वहां पे, वो एक समर पोस्चरिंग हो, या एक समर जो एक्सरसाइजेज हम करते हैं, क्योंकि उस इलाके में विंटर्स में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मे बी समर पोस्चरिंग, समर एक्सरसाइजेज की भी एक वजह हो सकती है। वो हमें देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या होगा। बट इस समय जो इंडिया का रिस्पांस है, डिस्पाइट जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से भी आई हैं चाइना के फेवर में, सब कुछ ओवरऑल मिला करके आई थिंक ये जो हमने प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट मिल के साथ जो एक रीजन्ड एक रिस्पॉन्स दिया है वो बहुत एडिक्वेट और बहुत अच्छा है। धीमान साहब, चूंकि विषय ऐसा लग रहा अब तक की बातचीत से कि बहुत एस्केलेट होने वाला नहीं है, ये पोस्चरिंग से ज्यादा कुछ नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बातचीत से हल हो जाएगा या 2-4 दिन में फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, ऐसा मान के चले हम? देखिए, 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। पहले विवेक जी ने जो बताया आपको पोस्चरिंग की जो हमने बात करी, और मैंने भी बोला कि हमारा मेजर्ड रिस्पॉन्स है। ये जो बात जो मानी जा रही है, वो चाइना जो है वो नहीं चाहता कि इंडिया वर्ल्ड लेवल के ऊपर अमेरिका का साथ दे, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान का इशू हो, फॉर दैट मैटर इवन तिब्बत का इशू हो। पांचन लामा की बात आ रही है सामने, उइगुर्स का जो सिंकियांग प्रॉब्लम्स में उनके उइगुर्स मुस्लिम्स हैं उनका इशू हो। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया उस साइड में जाए, तो उसने पहले जो उसका फर्स्ट रिएक्शन था, उसने अपनी जो डिप्लॉयमेंट करी है वो इंडिया को डराने की कोशिश करी है। तो इसको अगर मैं आपको जो वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के ज़माने में एक बड़ी फेमस टर्म थी गन बोट डिप्लोमेसी,
तो इसको मैं गन बोर्ड डिप्लोमेसी मानता हूं। और आज जो ग्रेजुएशन हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल इसको गन बोर्ड डिप्लोमेसी को वुल्फ वॉरियर का टर्म दे दिया गया है। तो चाइना जो है वो एक वुल्फ वॉरियर की तरह एक्ट कर रहा है डराने के लिए, और वो हिंदुस्तान ने उसको बता दिया है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, जो श्रीकांत जी ने बात करी है कि चाइना में अनरेस्ट है, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे थिंक टैंक्स अराउंड द वर्ल्ड हैं और बहुत सारी थियरीज आ रही हैं कि जो चाइना है इस वक्त, उन्होंने यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हुआ था जब ग्लासनोस्ट किया था ब्रेजनेव ने और यूएसएसआर बिखर गया था, उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि चाइनीज लीडरशिप के अंदर यह डर जरूर आ गया है कि हमने जो कुछ किया है वो एक किस्म का बूमरैंग कर गया है। और जो हमारी अपनी पॉपुलेशन है, मैं नहीं बात कर रहा, हांगकांग की बात नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी रिवोल्ट में है, ताइवान ऑलरेडी रिवोल्ट में है, तिब्बतन्स कुछ रिवोल्ट में है, उनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया बैठी हुई है। उइगर मुस्लिम्स जो हैं खुलकर कोई नहीं बोल रहा, पर अंदर उनको पता है गड़बड़ चल रही है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी, क्योंकि उसमें कुछ मेंबर्स हैं एससीओ के, तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो भी इस वक्त सोचना शुरू हो गई है कि जो ये क्लैंप डाउन कर रखा है शी जिनपिंग ने और उनके प्रेसिडेंट ने कि आपकी जो नेशनल असेंबली में 3000 के आसपास मेंबर्स हैं, 2868 वोटिंग इन फेवर, 1 अगेंस्ट एंड 6 एब्सटेनिंग, इस किस्म की जो व्यवस्था है उसको हम डेमोक्रेसी तो कतई नहीं कह सकते। तो एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी समझ में आ रही है कि अगर यूएसएसआर टूट सकता है तो चाइना भी टूट सकता है। और उसके चक्कर में एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे ये हांगकांग का आज उन्होंने नया बिल पास किया है जिसकी मैंने फिगर्स आपको दी हैं। उसके अलावा जो ताइवान को ऑलरेडी एक्सेस मिल रही है वर्ल्ड बॉडीज के अंदर, अब इंडिया डब्ल्यूएचओ का चेयरमैन है, तो उस वक्त बड़ा अंदाजा लगाया जा रहा था कि ताइवान अगर मेंबर नहीं बनता डब्ल्यूएचओ का, कम से कम एज ए ऑब्जर्वर बुलाया जाएगा, पर वो हुआ नहीं किसी भी रीजन से। तो ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म का एक जाल बुनता जा रहा है जिसमें चाइना की डिसइंटीग्रेशन की बात भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इतना तंग कर रखा है। अगर आप देखें तो कोई भी कंट्री इस वक्त चाइना से जो खुश नहीं है, स्टार्ट करें साउथ चाइना सी में, सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं जबरदस्ती एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो राइट्स हैं वो सारे जबरदस्ती ले रखे हैं। फिलीपींस दुखी है, वियतनाम दुखी है। Then they try to coast smaller countries like Thailand, Myanmar, Bangladesh, श्रीलंका, Maldives, इनको फ्री में सबमरीन दे दी कि आप बेसिस हमें दीजिए। फिर वो ईस्ट अफ्रीका में गए हैं और जहां जहां गए हैं फिर उनका BRI प्रोजेक्ट चल रहा है, सीपैक चल रहा है। जिसको लोन्स दिए हैं वो सब, उनमें से कोई भी कंट्री इस स्थिति में नहीं है कि इनके लोन्स वापस कर सके। तो एक किस्म का इनका इकोनॉमिक टेररिज्म या इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म चल रहा है, तो उससे लोग इनसे बहुत नाराज हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इवन जो इनके इंटरनल थिंक टैंक्स है, चाइनीज वैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कहते हैं 1 in 3 चाइनीज आर PhDs, उन्होंने उनकी एजुकेशन लेवल उतना है। तो ये एक प्रो इंडिपेंडेंस, एक डेमोक्रेसी की बात निकल सकती है और डिसइंटीग्रेशन हो सकती है।